सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पसमानदा डेमोक्रेसी से। सर, चंद एक सवालात हैं। आज चूंकि यौम पैदाइश है, आज हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनकी कुछ हालात ज़िंदगी और उनकी कुछ चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। और आगे की अब अपने जो आंदोलन है, जो एक मुहिम है, उसको हम अपने असलाफ की जो है कोशिशों के आईने में देखना चाहते हैं कि हम कहाँ तक और किस हद तक हम जो है अपने इस प्रोग्राम को और अपनी इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। तो मेरा पहला सवाल ये है सर कि पसमानदा आंदोलन की शुरुआत किन हालात में हुई और इसमें आपके परिवार तथा अब्दुल क़य्यूम अंसारी जैसी हस्तियों की क्या भूमिका रही है? थोड़ा इस पर रोशनी डालें। इसमें ये जो शुरुआती दौर था 70 का दशक, तो उसमें हमारे दादा मरहूम इस्तफ़ा हुसैन साहब बहुत एक्टिव थे और वो यूपी गवर्नमेंट में एमएलसी भी थे। और लेकिन उन्होंने बुनकरों के जो हालात देखे तो उन्होंने एक तरह से कांग्रेस में बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि ये हमको नामंजूर है, हमको तो आपने एमएलसी की कुर्सी दे दिया है, लेकिन हमारा समाज आज कितना सोया हुआ है, उनको क्या मिल रहा है, हमको उसकी परेशानी है। और 70-71 के दौर में पूरे यूपी में एक बहुत बड़ी तहरीक, बड़ी मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उस ज़माने के हिसाब से सचिवालय के सामने 50,000 के मजमे को पूरे उत्तर प्रदेश से ले आके उन्होंने वहाँ पे खड़ा कर दिया। इतना बड़ा मजमा सचिवालय के सामने बुनकरों का आज तक नहीं हुआ है। दूसरी बात ये हुई कि बुनकर शब्द, या पसमानदा तो बहुत बाद में आया, बुनकर शब्द पहली बार शायद इंदिरा गांधी ने तभी सुना था, क्योंकि जब उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपना 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया तो उसमें बुनकरों के लिए एक पॉइंट या उन्होंने रखा कि बुनकरों के लिए हमें क्या करना है। और उस ज़माने में कताई की 7-8 मिलें लगाई गई जिससे कच्चा सूत उनको मिल सके। और फिर निकासी के लिए हमें याद है कि कैनॉट प्लेस जैसी जगह में दिल्ली में उनका शोरूम खुला, हजरतगंज में हर जगह यूपीका की दुकानें खुली यूपी कॉरपोरेशन की निकासी के लिए। और फिर जितनी सोसाइटीज़ बनी जिसका गलत भी इस्तेमाल हुआ, सही भी इस्तेमाल हुआ, वो सारी शुरुआती दौर में 75, 6, 7 तक ये सारी चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद दौर बदला, लोगों के मिजाज बदले, लेकिन फिर बाद में पसमानदा की बात जब आई तो फिर हमारे वालिद साहब बहुत जागरूक हुए। वो जो थे महाराजगंज से लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और कांग्रेस से जुड़े थे। उसके बाद उन्होंने उनका सुनहरा दौर उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि उस दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया। तो कौमी आवाज़ जैसे अखबारों में पसमानदा लोगों की तमाम चीज़ें, बहुत सी बातें मुस्तकिल छपती रही और उनकी किताबें भी छपती रहीं जो कि ओबीसी एंड दलित मुस्लिम से रिलेटेड थी। तो ये शुरुआती दौर था और आज हम लोग यहाँ तक जो आए हैं। बात को सर आगे बढ़ाते हुए थोड़ा मैं इस पर आपके तरफ भी थोड़ा आना चाहूँगा। हाँ। कि आपके वालिद साहब अशफाक हुसैन अंसारी साहब और नेमतुल्लाह अंसारी साहब जो थे, उनके जो स्ट्रगल रहे हैं, उनके जो संघर्ष, उसने आपको, उस चीज़ों ने आपको कैसे इंस्पायर किया? मतलब आपको जो आज जहाँ पे आप जिस मकाम पे हैं उसमें क्या भूमिका रही होगी जो आपके असलाफ ने किया इस आंदोलन को लेकर? मेन चीज़ जो मेरे लिए हुई, क्योंकि मैंने हर चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है, नेमतुल्लाह दादा को, इस्तफ़ा दादा को और अपने वालिद साहब। उसके बाद मैं चला गया अमेरिका, 20-30 न जाने कितने साल वहाँ पे मैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व था। फिर जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ है 2008 में, तो एक कशिश थी यहाँ की मिट्टी में। मैं वो शख्स हूँ जिसको आप हिंदुस्तान से तो निकाल सकते हैं बाहर, लेकिन उसके अंदर का हिंदुस्तान आप बाहर निकाल नहीं सकते। तो खुद ब खुद रास्ते बनते गए, सूरतें बनती गई, मैं वापस आ गया और सारी चीज़ जहन में नशीन थी। तो इसी सवाल को थोड़ा सा और आगे, बचपन में इस सारे आपने माहौल देखे होंगे,
तो इस माहौल में, इतने क्रांतिकारी माहौल में जो आप पढ़े बड़े, तो उसका आपके व्यक्तित्व पर, उसका आपकी पर्सनालिटी पर क्या असर पड़ा, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि और लोगों को थोड़ा मालूम हो इसके बारे में। उस पे असर ये पड़ा कि मैं हमारे बाप दादा ने पूरी कोशिश की कि हम इस माहौल में ना हो, क्योंकि उस वक्त धन और बल और चोरी बेईमानी का इतना घिनौना दौर वो देख सकते थे कि आ रहा है, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं या उनकी कोई भी औलादें राजनीति में आए। लेकिन ये है कि मतलब जो होना था वो हो गया, मैं वापस आ गया और अच्छा, आपके सामने हूँ। जी, मैं वापस मौजू की तरफ लौट रहा हूँ कि आज़ादी के बाद आज लगभग 75 साल होने को है। तो आज आप पसमानदा आंदोलन, चूंकि आपके वालिद के दौर में और दादा के दौर में किस हालात में था, और आज हम किन मसाइल से जूझ रहे हैं, यानी हमारा जो पसमानदा आंदोलन का जो मुहिम है, ये किस परेशानियों से जूझ रहा है, आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं, थोड़ा तकाबुली जायजा लें अगर। सबसे बड़ी परेशानी जो हम ये देख रहे हैं कि हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी उनकी ये कोशिश रहती है कि इसको धर्म के रूप में जोड़ दिया जाए, और हम चाहते हैं कि ये जितने टुकड़ों में बटेगी उतनी ही हमारी जीत होगी। तो जैसे हमने अपनी किताब गोरखपुर की अनकही कहानी में एक डायलॉग है, लोहा ही लोहे को काटता है। तो वही बात है कि लोहे से ही लोहा काटा जा सकेगा, और जो माशाअल्लाह ये हमारे भाई लोग, सारे लोग जो हैं, ये लोहे से काटने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह इन लोगों को कामयाब करे, बस हमारी यही दुआ है। एक छोटा सा सवाल और, हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मौजू पे जो अपनी लब कुशाई की है, पहली बार किसी बड़े नेता ने जो है पसमानदा का लफ्ज इस्तेमाल किया है खुले मंच से। तो आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं कि ये कहाँ तक हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कहाँ तक फायदेमंद होगा? अब नरेंद्र मोदी जी की बात यहाँ पे इस मजमे में जी करना मैं बहुत मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा तो है, ये हकीकत है, और अगर जो हम लोग उसका फ़ायदा ले पाए तो ये हमारी जीत है। लेकिन लोगों की अना जो है, बहुत से लोगों की अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशें और अपनी अना, उसका फ़ायदा शायद हम उठा ना पाए, क्योंकि हमारे ही लोग हमारी टांग खींच करके पीछे ढकेल देंगे। अच्छा सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो गई है, तो हम अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं। उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की है, जो लगातार डिमांड करते रहे हैं, और फाइनली सरकार उस पर जो है मजबूर हुई है। तो आप जो है ये कास्ट सेंसस को पसमानदा समाज के लिए कितना ज़रूरी समझते हैं? मतलब क्या इससे हमारे समाज में, हमारे आंदोलन को लेकर कुछ बदलाव होगा, या वो हालात वैसे ही बने रहेंगे? हालात तभी बदले जाएंगे when we will put our boots on the ground। राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी जितनी भी बातें कर लें, जब तक हमारे कदम इन हॉल और एयर कंडीशन ऑफिस से निकल करके खेत खलिहान, जल जंगल जमीन वहाँ पर नहीं जाएंगे, उनकी समस्याओं से नहीं जूझेंगे, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हम एक दायरे में दौड़ते रहेंगे और फिर रुक के वहीं पे वापस आ जाएंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, ये आपने इतना वक्त दिया है। कि लास्ट में चलते चलते आखिर में छोटा सवाल है कि जो हम युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और ताकि जो हम अपना जो समाज है, पसमानदा समाज है, उसको किस तरीके से हम आगे ले जा सकें? तो एक छोटा सा एक संदेश दें तो हम सबके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। नंबर 1, जी, बलिदान और त्याग के लिए हमेशा तैयार रहो। नंबर 2, अपने को पढ़ाई में इस लायक बना दो कि खुद तुम्हारी पूछ होने लगे, तुमको मंत्रियों के घर चक्कर लगाने ना पड़े। तो पढ़ाई से वो पॉसिबल है। और ये बात हमारे ख़ानदान में ये चीज़ ये है कि हर कोई, हम लोग राजनीति में नहीं गए, कोई नहीं गया, लेकिन IAS प्रोफेसर, लेक्चरर, इंजीनियर हर कोई बना। लेकिन राजनीति में ना जाने का एक खामियाजा हम ये भी भुगत रहे हैं
कि हम जैसे लोग, सच्चे लोग जो हैं, वो क़यादत में आगे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को उसमें घुसने नहीं दिया गया। तो फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। लेकिन आप सब लोग के लिए पढ़ाई करिए और निराश मत होइए कभी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।